एक ऐसा सब्जेक्ट जो अपने बचपन से मैं पढ़ता हुआ आया था, और जब मैं अपनी 12th की जर्नी में अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन देने के बाद जब मेरे रिजल्ट्स आए, तो रिजल्ट में देखने के बाद मुझे पता चला वही सब्जेक्ट जो मैं अपने बचपन से पढ़ता हुआ आ रहा था, उसी सब्जेक्ट ने मेरा ओवरऑल परसेंटेज क्या कम कर दिया, जिसकी वजह से मुझे मेरा मन पसंदीदा कॉलेज या फिर मेरी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी वो मैं फुलफिल नहीं कर पाया। ऐसे कई सारे जो अफसोस होंगे वो आपके मन में भी होंगे अगर आपने अभी भी इस सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दिया तो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आपकी 12th इंग्लिश के सब्जेक्ट के बारे में। 12th इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको शुरुआती दौर में जो बच्चे होते हैं वो कई ज्यादा इग्नोर करते हैं, कई ज्यादा अंडरस्टिमेट करते हैं, और फिर जब बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाली होती है, जैसे पिछले बार 11 तारीख को बोर्ड एग्जामिनेशन थी, तो बच्चे जो होते हैं वो 8 तारीख 9 तारीख को बुक लेके बैठते हैं और ये समझते हैं कि मैं 2 दिन में, एक दिन में अपनी प्रिपरेशन पूरी कर लूंगा और मैं इंग्लिश में एक अच्छा खासा मार्क्स का स्कोर कर लूंगा। तो अगर मैं आपको बता देना चाहता हूं, जी हाँ, आप एक दिन में 2 दिन में प्रिपरेशन करने की सोचते आप करते भी होंगे, लेकिन आप ये चीज समझ के रख लेना, जब आप शुरुआत से प्रिपरेशन करते हो तो आपकी जो प्रिपरेशन होती है वो एफिशिएंट प्रिपरेशन होती है, और वहीं जब आप एक दिन पहले 2 दिन पहले होते हैं तो वो जुगाड़ वाली प्रिपरेशन होती है, जहां पे आपके जो पूरे एफर्ट्स है वो लग नहीं पाते हो, आप बहुत ही ज्यादा मेंटली हरास हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं कि 12th इंग्लिश की प्रिपरेशन आपको कैसी करनी चाहिए आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के लिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन में शुरुआत भी हो जाए, साथ ही साथ जो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में आपको इंग्लिश में थोड़े अच्छे मार्क्स मिलना चालू होंगे, तो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस होगा वो भी थोड़ा बूस्ट हो जाएगा आपके इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर। और मैं कह रहा हूं इंग्लिश को अंडरएस्टिमेट मत करना, वरना बाद में इंग्लिश अब अंडरएस्टिमेट करके चला जाएगा और आप उसको सुधार भी नहीं पाओगे। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो हर साल पछताते हैं इंग्लिश को अंडरएस्टिमेट करके, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान हो या फिर वो अपने रिजल्ट आने के बाद का हो, या फिर जब उनका एग्जाम है, एग्जाम जो एंट्रेंस देते हैं उनमें अच्छा खासा मार्क्स आ जाता है, लेकिन जो ओवरऑल परसेंटेज कम होने की वजह से उनका जो एडमिशन होता है उनके मन पसंदीदा कॉलेज में नहीं हो पाता, या फिर वो उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाते, तब ये वो अफसोस करते बैठते हैं। दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि आप ये अफसोस करें, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी प्रिपरेशन भी आज से, अभी से क्या शुरू करनी है। अब प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या करना है, उन सारी चीजों के बारे में बात करने वाला हूं, और हर एक चीज को हम क्या करेंगे, एनालाइज क्या करेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि हाल ही में आपकी जो प्रिपरेशन है वो आपकी फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के लिए आपको शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि 7 या फिर 8 तारीख से आपकी फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगी। तो आज इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि आपकी फर्स्ट टर्म की जो एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है इंग्लिश के लिए वो किस तरीके से होनी चाहिए, क्या चीज आपको करनी चाहिए, किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी इस प्रिपरेशन मेरा भी मैं योगदान दूं, मेरी भी एफर्ट्स में लगाऊं, तो फटाफट से नीचे मैं आपको 200 कमेंट्स का क्या टारगेट दे रहा हूं, और फटाफट नीचे चैट सेक्शन में यानी कमेंट सेक्शन में आप लिख के दीजिए वी आर रेडी, वी आर रेडी, जिससे मुझे ये चीज पता चल जाएगी, और अगर आपने 200 कमेंट पूरा कर दिया तो आपके लिए सीरीज की क्या शुरुआत हो जाएगी। वैसे नहीं भी करोगे तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन कर दोगे तो मेरे अंदर अलग एक एनर्जी होगी और मैं आपके लिए चीजें क्या लेकर आना शुरू कर दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 12th इंग्लिश के फर्स्ट टर्म की एग्जाम की प्रिपरेशन की रोड मैप के लिए। जब मैं यहाँ पे पूरे रोड मैप की बात करता हूं तो हमें ये चीज समझनी सबसे पहले है कि हमारी जो एग्जामिनेशन होने वाली है आपके, किसकी, आपके फर्स्ट टर्म की एग्जामिनेशन होने वाली, वो कितने मार्क्स होने वाला टोटल, वो 50 मार्क्स का क्या होने वाला है, जिसमें अगर हम बात करें तो हमें कितना टाइम मिलने वाला है, 2.5 आवर्स क्या मिलने वाले हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो हमें क्या करना है, हमें प्रो सेक्शन प्रिपेयर करना होगा, हमें पोइट्री सेक्शन प्रिपेयर करनी होगी, एक राइटिंग स्किल प्रिपेयर करना होगा, नॉवेल सेक्शन प्रिपेयर करना होगा। वहीं जब मैं प्रो सेक्शन की बात करता हूं तो प्रो सेक्शन जो होता है वो 24 मार्क्स के लिए मुझे पूछा जाएगा, वहीं पोइट्री सेक्शन 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, राइटिंग स्किल 8 मार्क्स के लिए पूछी जाएगी, और वही नॉवेल सेक्शन जो होगा वो आपका 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अब मुझे एक चीज ये पहले कमेंट करके बता दो चार सेक्शन में कि आपके कॉलेज में या फिर आपके स्कूल में आपको इंग्लिश का प्रो सेक्शन में क्या सिलेबस है, पोइट्री में क्या सिलेबस, राइटिंग स्किल में क्या सिलेबस है, नॉवेल सेक्शन में क्या सिलेबस है, जिससे मुझे आइडिया आ जाएगा और फिर मैं अकॉर्डिंगली आपके लिए चीजें लेकर मैं हाजिर हो सकूंगा। दोस्तों ठीक है, तो फटक से कमेंट जरूर कर देना। अब चलिए बात करते हैं हर एक सेक्शन को प्रिपेयर करने का तरीका क्या होना चाहिए, क्या चीजें मुझे फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं अगर करता हूं प्रो सेक्शन की, मैं बात कर लेता हूं। जब मैं बात प्रो सेक्शन की करता हूं तो देखो प्रो सेक्शन में हमेशा ये जो प्रो सेक्शन होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है हमारा सीन पैसेज,
एक जो हो जाता है वो हमारा होता है अनसीन पैसेज। अब सीन पैसेज बट ऑब्वियसली बात है आपका कहां से आता है, आपका जो सीन पैसेज होता है वो आपके टेक्स्ट बुक का ही चैप्टर होता है और वहीं से क्या सवालात क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सीन पैसेज की अगर मैं बात करूं ये कुछ आपका 13 मार्क्स का बनेगा और ये कुछ आपके 11 मार्क्स का क्या बनेगा दोस्तों। ठीक है, ये मैं स्टैंडर्ड पेपर पैटर्न की बात कर रहा हूं। ठीक है, जो मेरे पास है, हो सकता है कि ये आपके जो पेपर पैटर्न उसमें थोड़ा सा मार्क्स का ऊपर नीचे हो, लेकिन जो पेपर होगा वो 50 मार्क्स का ही बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बोर्ड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे सीन पैसेज की तो चीजें ठीक है, चलो यहाँ पे अब इसमें हमें प्रिपरेशन क्या करनी चाहिए सीन पैसेज के लिए, मैं आपको बता दूं। आपको जो भी सिलेबस होगा, चाहे वो 4 चैप्टर्स आ रहे होंगे, 5 चैप्टर्स आ रहे होंगे, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहली चीज हर एक चैप्टर का आपको एक ग्लांस होना चाहिए, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हर एक चैप्टर में है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले एक एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। अब एन एस्ट्रोलॉजर्स डे में हमें बात किस चीज के बारे में की गई है, क्या चीज बोली गई है, क्या करना है, क्या कहानी क्या है, ये चीज के बारे में मुझे पता रहना चाहिए। ठीक है, फिर ऑन सेइंग प्लीज के इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया, किस चीज के बारे में बताया, क्या सीखने मिला, इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है आपको एक वीडियो देख लो। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बहुत ही 10-10 मिनट में मैंने वीडियोस बनाई है जहां पे मैंने हर एक चैप्टर 10 मिनट में 8 मिनट में खत्म किया है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट आपकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। अगर आप बोलोगे तो मैं इसके लिए पूरी वन शॉट बना दूंगा जहां पे प्रो सेक्शन में पूरा वन शॉट में मैं खत्म कर दूंगा। अब दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे करनी चाहिए वो यह करनी चाहिए, दोनों के लिए करनी चाहिए। आपको सबसे पहली चीज है, आपको पैसेज तो आएगा, ठीक है, और पैसेज के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि पैसेज में से आंसर ढूंढ के किस तरीके से लिखना चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जब हम पेपर की बात करते हैं तो आपके 10th स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में आपके जो 12th इंग्लिश का जो प्रो सेक्शन होता है वो थोड़ा सा इजी बनता है, लीनियंट बनता है। रीजन क्या होता है मैं वो भी बता दूं कि देखो पहले क्या होता था, पहले आप जब इंग्लिश मीडियम में थे, आप बचपन से इंग्लिश मीडियम में थे, तो वहां पे जो इंग्लिश का पेपर का जो लेवल हुआ करता था इट यूज टू बी हायर लेवल, वो क्या हायर लेवल रखा जाता था। लेकिन वहीं पे जब मैं बात करता हूँ आपकी 12th की, तो 12th में आपके बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, वर्नाक्युलर मीडियम से भी बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनको भी मद्देनजर रखते हुए जो इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड होता है वो उतना हाई रखा नहीं जाता, वो लीनियंट रखा जाता है कि हर कैटेगरी के जो स्टूडेंट जो 11th के बाद जो इंग्लिश मीडियम में है उन वो सभी आपका पेपर क्या कर सके, इजिली अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, तो आपको आंसर ढूंढना आना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको आनी चाहिए वो पर्सनल रिस्पॉन्स किस तरीके से लिखा जाता है, ये चीज को आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज अगर मैं बात करूं तो आपका क्या आ जाता है, आपका समरी राइटिंग आ जाती है। इसमें समरी राइटिंग भी आपको पूछा जाएगा, तो समरी राइटिंग पे भी आपको ध्यान देना होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, और जो चौथी चीज यहाँ पे उठ के आएगी वह होगा आपका माइंड मैपिंग। ये 4 चीजों पे आपको ध्यान देना होगा, इन 4 चीजों की आपकी प्रिपरेशन क्या करनी होगी। अब यहाँ पे चलो समरी राइटिंग पे अगर आप बोलोगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा ही, लेकिन ये जो माइंड मैपिंग वाला पार्ट है ये कैसे करोगे। ये माइंड मैपिंग वाला पार्ट में आपको कुछ नहीं करना, व्हाट यू हैव टू डू इज कि यू नीड टू जस्ट फॉलो द PYQs। ठीक है, जो प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछे गए थे माइंड मैपिंग से रिलेटेड हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है, उन क्वेश्चन पेपर को रेफर करो, उनमें किस तरीके के क्वेश्चंस दिए गए थे, उनमें क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए, वो सॉल्यूशंस को थोड़ा सा देखो जिससे आपको एक आइडिया आएगा, आप उसकी प्रैक्टिस करो तो, और ये आपका जो माइंड मैपिंग वाला पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अब मैं बात करूं तो किसकी बात करूंगा, मैं बात करूंगा आपके पोएट्री सेक्शन की बात करूंगा। जब मैं बात पोएट्री सेक्शन की करता हूँ तो पोएट्री सेक्शन में मुझे क्या देखने मिलता है, अगेन यहाँ पे 2 पार्ट में अगेन डिवाइड होता है। पहला जो होता है मुझे एक पोएम होगा, देखो टोटल अगर मैं बात करूं ऐसे तो टोटल 8 पोएम है आपके पूरे सिलेबस में, जितना भी होगा 3 या 4 आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा, चलो मान लेता हूँ। तो 4 में से एक पोएम आएगी जो एक्टिविटी बेस्ड होगी, जिसके ऊपर आपको अलग अलग सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, और आपको जवाब देने होंगे, जहां पे आपको पोएट्री डिवाइस में राइमिंग वर्ड्स पूछा जा सकता है या फिर राइमिंग स्कीम पूछी जा सकती है। ठीक है, और वही एक और जो पोएट्री पूछी जाएगी, अब ये जो पोएट्री पूछेगी सेम पोएट्री नहीं है, दूसरी पोएट्री रहेगी। अब इसके बेसिस पे आपको क्या बोला जाएगा, अप्रिसिएशन क्या बोला जाएगा कि आपको इसका अप्रिसिएशन लिखना होगा। अब इसमें भी अप्रिसिएशन जो होगा वो 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। मैं अगेन यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये 4 मार्क्स का रहेगा और ये 6 मार्क्स की एक्टिविटी रहेगी, कुछ इस तरीके का इसका वेटेज यहाँ पे बाहर निकल कर आएगा। जब मैं अप्रिसिएशन की बात करूं, अप्रिसिएशन में भी अब बहुत सारे सवाल होंगे, सर वेदर वी हैव टू राइट अप्रिसिएशन इन द फॉर्मेट ऑफ पॉइंट या फिर हमें पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना चाहिए। फॉर दैट इन दैट केस व्हाट आई लाइक टू टेल यू इज कि देखो आपके स्कूल में जो भी बोला होगा, ठीक है, whether it is said to write in a paragraph format, you need to follow that pattern. If it is told to write in point wise, then you have to write in point wise. ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, कोई मैटर नहीं, अगर आप पॉइंट वाइज लिख रहे हो तो भी चलेगा, अगर आप पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख रहे हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे है नहीं, कोई भी मुद्दे वाली बात नहीं है। समझ में आ गया।
तो जो भी बोला रहेगा वो बता देना। अगर इसकी भी वन शॉट चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। आई मेक श्योर टू हैव अ वन शॉट ऑफ द सेम, ठीक है। यहाँ पे फिर यहाँ पे अब मैं बात कर रहा हूँ आपकी किसकी, मैं बात कर रहा हूँ आपके राइटिंग स्किल। अब मैं जब यहाँ पे राइटिंग स्किल की बात करता हूँ, अब राइटिंग स्किल में अगर हम बात करें तो हमारे पूरे सिलेबस में अगर मैं जब मैं बात करता हूँ तो पूरे सिलेबस में टोटल 12 राइटिंग स्किल है, ठीक है। टोटल 12 राइटिंग स्किल है। अब उन टोटल 12 राइटिंग में स्किल में अगर मैं बात करूँ 12 के 12 तो नहीं पूछे जाएंगे। मैं यहाँ पे बात करूँ इहा दुहा 3 4, कोई भी 4 राइटिंग स्किल आपको पूछी जाएगी। 12 में से कोई भी 4 राइटिंग स्किल पूछी जाएगी, लेकिन अटेम्प्ट क्या करनी रहेगी, हमें सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट करनी रहेगी। अब वो कौन से 12 राइटिंग स्किल है, ऑलरेडी मैंने सिलेबस जब मैंने बताया था तो सिलेबस में मैंने बताया हुआ है। जैसे ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज हो गया, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो गया, ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चंस हो गए, स्पीच हो गया, कंपेयरिंग हो गया, बुक रिव्यू हो गया, इस तरह के क्या क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको राइटिंग स्किल पे भी ध्यान देना है। राइटिंग स्किल में बहुत ज्यादा इजी है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉलेज का पेपर पड़ा हुआ है मेरे सामने, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो क्या दिया हुआ है, इंटरव्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं और रिपोर्ट राइटिंग दी है। तो मैं अगर स्टूडेंट होता तो मैं क्या अटेम्प्ट करता, मैं इंटरव्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट करता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इजी होता और बस टाइम भी मेरा कम लगता। और फिर दूसरा क्या दिया ऑप्शन में, स्पीच राइटिंग दी और ड्राफ्टिंग का वर्चुअल मैसेज दिया। तो वहां पे मैं स्पीच ना अटेम्प्ट करके मैं ड्राफ्टिंग का वर्चुअल मैसेज अटेम्प्ट करता। अब आपके स्कूल कॉलेज में क्या आ रहा है, क्या चीजें आ रही है, प्लीज मुझे बता देना, ठीक है। तो मैं आपको उस हिसाब से हेल्प कर पाऊंगा, उस तरफ से चीजें कवर कर पाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो ये राइटिंग स्किल क्या हो गया। अब नॉवेल की बात करता हूँ। अब ये नॉवेल एक ऐसा चीज है जिससे कई सारे जो मेरे मित्र होते हैं, बंधु होते हैं, वो सभी परेशान होते हैं। अब नॉवेल अगर मैं बात करूं, आपको 4 नॉवेल, 1 2 3 नॉवेल तो पूछी जाएगी, ठीक है। पहला आपका हिस्ट्री ऑफ नॉवेल आ गया, ठीक है। फिर टू सर विथ लव आ गया। फिर अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज है मेरे ख्याल से, ठीक है। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज ये आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये 8 मार्क्स से ये टीचर अपने हिसाब से ऊपर नीचे करके आपसे क्या पूछ सकती है। अब नॉवेल को भी प्रिपेयर करने का क्या तरीका होता है मैं आपको बता दूं। देखो नॉवेल आपको इतनी अच्छे से जल्दी समझ में नहीं आएगी। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, नॉवेल का आपको बैकग्राउंड दिया रहेगा, वो आपको बैकग्राउंड समझ लेना। नहीं तो ये छोड़ो, इतना क्या करोगे, इतना टाइम भी नहीं आपके पास। कोई भी एक वीडियो लेना, ठीक है, शॉर्ट सी वीडियो जो आपको बता दे कि नॉवेल शॉर्ट में है क्या। अब नॉवेल समझ लिया, नॉवेल समझ गया, अब उसके बाद क्या करना, आपको जो टेक्स्ट दिए उसकी रीडिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, रीडिंग करनी पड़ेगी। इन केस आपको टेक्स्ट नहीं समझ में आते, देखो आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपको क्या करना है, जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज कि अपना मोबाइल फोन लेना है, आपको टेक्स्ट बुक की इमेज क्या करनी है, आपको ये कर लेनी है, क्लिक कर लेनी है। क्लिक करके आपको चैट जीपीटी, ग्रोक एआई, जेमिनाई जो भी यूज करते होगे उस पर डालो और एक प्रॉम्प्ट डालना कि राइट द अबव टेक्स्ट इन द सिंपलेस्ट लैंग्वेज, ठीक है। अब वो आपको एकदम सिंपल इंग्लिश में क्या करके दे देगा और इस तरीके से आप पूरी की पूरी जो टेक्स्ट बुक होगी वो इजीली आप समझ सकते हो। पूरी कहानी आपको समझ में आने लगेगी। समझ में आ गया, अब पूरी कहानी समझ में आ गई। अब क्वेश्चंस को देखो, ठीक है, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए। अब जब क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे गए, ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस का भी क्या करा है, क्वेश्चंस रट्टा नहीं मारता बैठना, इसका आंसर ये न होगा, इसका आंसर नहीं होगा, नहीं, ये चीजें नहीं करनी है। आपको क्या करना, आपने क्वेश्चन देख लिया, आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया, उसका सैंपल आंसर क्या दिया वो देखो, सैंपल आंसर को एक बार रीड मार लो। अब याद कर लो कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आया तो मुझे कहानी का कौन सा इवेंट लिखना है, कहानी का कौन सा मुझे पॉइंट लिखना है, उस तरीके से आपको क्या करना है, आपको इसकी प्रिपरेशन क्या करनी है। अब जब ये पूरी प्रिपरेशन आपने कर ली, उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ज्यादा नहीं, कम से कम एक सैंपल पेपर, अगर हो सके तो 2 करना, कम से कम एक सैंपल पेपर आपको क्या कर लेना चाहिए, आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। आपको एक सैंपल पेपर आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए आपकी टर्म एग्जामिनेशन के लिए लिख के। और वो भी एक और चीज यहाँ पे कहूंगा, जब सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो कैसे होनी चाहिए, वो टाइम बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। वो कैसे होनी चाहिए, टाइम बेस्ड होनी। अब आप बोलेंगे सर टाइम बेस्ड क्यों कह रहे हो, देखो आपको जो पेपर होने वाला है वो कितने आवर्स का होने वाला है, 2.5 आवर्स का होने वाला है। और इंग्लिश में चलो आपकी सारी प्रिपरेशन हो गई, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा है कि बच्चों को सब कुछ आता रहता है, सारी चीजों का नॉलेज होता है, लेकिन कहाँ पे जाके वो अटक जाते हैं, वो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो उनका पेपर नहीं पूरा हो पाता है, ठीक है। क्यों नहीं पूरा हो पाता है, रीजन क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि उनको आता नहीं रहता, आता हुआ क्वेश्चन भी उनसे छूट जाता है, क्योंकि समय की कमी पड़ जाती है। और समय की कमी क्यों पड़ती है, प्रिपरेशन करते हैं लेकिन प्रिपरेशन टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करते। आपको चेक करना है कि आपको कौन से क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, कौन से पार्ट में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, उसके बेसिस पे आपको चीजें करनी। और यहाँ पे एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो छूट गया वो है आपका ग्रामर वाला टॉपिक, ठीक है। इस पे भी आपको इक्वली ध्यान देना है भाई, कि ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में।
ठीक है, ये आना है ही आना है, ये इसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये अगर आप चाहते हो कि इन सभी की मैं वन शॉट सीरीज चालू करूं तो फटाफट चैट सेक्शन में लिख देना वी आर रेडी सर, मैं आपके लिए चीजें लेकर हाजिर हो जाऊंगा, चीजें प्रोवाइड करना मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।